मेरा नाम अंकित तिवारी और आज मैथ्स ऑप्शनल के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डू द डिकोडिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ठीक, हम कुछ सेवरल पॉइंट्स के अक्रॉस जो है पूरे के पूरे मैथ्स ऑप्शनल को डिकोड करेंगे कि भाई सिलेबस क्या है, मैथ्स ऑप्शनल क्यों चूज करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, पैटर्न क्या होता है एग्जाम में, ठीक, अप्रोच क्या होनी चाहिए मैथ्स ऑप्शनल को प्रिपेयर करते वक्त, और कौन स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स के अगर मैं आंसर ढूंढूंगा तो मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा कि व्हाई मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट ऑप्शनल इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक, व्हाई मैथ्स इज मोस्ट कंसिस्टेंट ऑप्शनल इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप याद रखिएगा, जो मेंस में जीएस के 4 पेपर्स होते हैं 1 से लेकर 4 तक के, इसमें अगर आप हर बार भी टॉपर का स्कोर भी चेक करते हो तो हमेशा स्कोर जो होता है वो एवरेज को ही टेंड करता है। जीएस पेपर में आप एवरेज से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। आप किसी एक पेपर में अगर जीएस पेपर 1 में एवरेज से ज्यादा स्कोर करोगे तो वो कंपैरेटिवली लेस मार्क्स 2, 3 या 4 पेपर में आता है, तो ओवरऑल एवरेज जो है वो हमेशा सेम रहता है जनरली। ठीक, तो फिर रैंक कौन डिसाइड कर रहा है? रैंक इज डिसाइडेड बाय योर एसए पेपर एंड योर ऑप्शनल पेपर। द रैंक इन यूपीएससी इज डिसाइडेड बाय योर ऑप्शनल मार्क्स। ठीक, तो यहां पर हमें स्कोर करना बहुत जरूरी है, अराउंड 330 टू 340। इट इज वेरी गुड स्कोर, इट इज वेरी गुड स्कोर। ठीक, 330 से 340। अब ये जो स्कोर है, ठीक, अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये स्कोर कर रहे हैं। इतना जो मार्क्स आता है यूपीएससी से, काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस रेंज में स्कोर कर लेते हैं जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करते हैं। ठीक, तो इसका रीजन क्या है? ठीक, अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो हम इन पॉइंटर्स के अलोंग जो है अपने डिस्कशन को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अगर आप इसमें कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं कि सर आप इस पार्ट को भी डिस्कस कीजिए, ठीक, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, नॉट इन लाइव चैट, इन कमेंट बॉक्स, कि सर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस भी डिस्कशन चाहता हूं। ठीक, तो सबसे पहले व्हाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि व्हाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ठीक, अब सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो ऑप्शनल आप चूज करोगे किस बेसिस पे? स्कोरेबिलिटी पे। यू ऑलवेज चूज ऑप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरेबिलिटी। ठीक, अब मैथमेटिक्स क्यों अलग होता है इन सारी चीजों से, कि सबसे पहला रीजन ये है सर कि द सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि 10 साल पहले जो सिलेबस था 10 साल बाद भी वही सिलेबस होगा। ठीक, तो यहाँ पर पैटर्न जो है या सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक, करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है। अब क्योंकि स्टैटिक ऑप्शनल है, ठीक, बिकॉज द ऑप्शनल इज स्टैटिक, तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सर एक बार कंसेप्ट को समझना, प्लस उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना, प्लस उसको रिवाइज करना। ठीक, प्लस उसको रिवाइज करना। तो ये जो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस है, इसके लिए क्या मेरे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं? क्या मेरे पास इसके लिए सोर्सेस अवेलेबल है? आंसर इज यस। आपके पास जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, जो आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में फॉलो करते हैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए, वही किताबें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है। ठीक, और रेफरेंस मटेरियल मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की किताबें हैं। ठीक, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन इन द सेंस कि जो भी रेलेवेंट कंटेंट है उस कंटेंट को मैं बार बार पढूं, क्योंकि इन बुक के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये बुक लिखी गई है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को फॉलो करते हुए, और यूपीएससी का सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ठीक, तो आपका जो जो रेलेवेंट कंटेंट है फिल्टर करके, ठीक है, सेलेक्ट करके, अगर आप उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछ रहे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछ रहे। ठीक, तो वाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल? सर स्कोरेबिलिटी है, स्टैटिक ऑप्शनल है, ठीक है, कंसेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, और कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग स्किल का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो आपका आंसर राइटिंग स्किल है, इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। ठीक, आप किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेथड से ही क्वेश्चन बनेगा और आपको वही मेथड समझना है, प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। ठीक, तो दीज आर द फ्यू रीजंस, ठीक, कि व्हाई वन शुड चूज मैथमेटिक्स ऑप्शनल। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है सर, जीएस के जो मार्क्स होंगे आपके वो एवरेज के रेंज में ही होंगे। ठीक, जीएस के जो मार्क्स हैं वो एवरेज के रेंज में ही होंगे। देखो, अगर आप मैथ्स चूज कर रहे हो,
तो आपकी जो स्कोरेबिलिटी होगी वो हाई होगी। कोई भी मैथ्स में लो स्कोर करने के लिए नहीं चूज करता मैथ्स ऑप्शनल को, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है मैथ्स का कि जीएस के साथ ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट यूपीएससी एस्पिरेंट मेहनत से तो बिल्कुल भी नहीं डरता, वैसे ही आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं अगर मार्क्स की गारंटी आ रही है तो, थोड़ा और एफर्ट लगा लेंगे अगर मार्क्स की गारंटी आ रही है तो देखो दो सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में तो आपको हाई स्कोर करना है, यहां पर मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में अगर आप बिलो एवरेज स्कोर करते हो, ठीक, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक, कॉमन सेंस एंड प्रूफ, कि अगर आप जीएस में बिलो एवरेज चूज करते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शनल में 330 340 स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो जैसे ही आपने बिलो एवरेज स्कोर किया आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, ठीक, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। बट मैथ्स में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शनल स्कोर बहुत हाई होता है, तो जीएस में अगर आप बिलो एवरेज भी स्कोर करोगे तो मैथ्स में आप मैथ्स के हाई स्कोर के कारण आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो 500 600 स्कोर कर रहे हैं रैंक, ठीक, बट उनका मैथ्स का स्कोर 330 340 होता है। आपको ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में स्कोर 330 था और रैंक 500 आ रहा हो, ठीक, नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने मार्क्स के साथ ह्यूमैनिटीज में आप टॉप कर जाएंगे या डबल डिजिट रैंक स्कोर कर लोगे। बट मैथ्स में क्या हो रहा है, आपके जीएस के बिलो एवरेज मार्क्स को भी ये संभाल लेता है। अगर आपने जीएस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक, तो आप मैथ्स के हाई स्कोर के कारण एटलीस्ट सिलेक्शन इंश्योर कर देता है, भले रैंक पीछे हो। और यही अगर आपने जीएस में एवरेज स्कोर कर लिया और मैथ्स को कंबाइन किया हाई मार्क्स के साथ, तो आप एक डबल डिजिट रैंक में आ जाते हैं, यू कैन स्कोर अ डबल डिजिट रैंक, ठीक, और अबव एवरेज प्लस हाई वो कॉम्बिनेशन में आपके इमेजिनेशन पे छोड़ता हूं, ठीक। तो ये एक फायदा होता है मैथ्स का, ठीक, दिस इज द एडवांटेज कि आपके जीएस के मार्क्स अगर परफॉर्मेंस खराब होती है तो भी ये मैथ्स जो है वो संभाल लेता है। बाकी ऑप्शनल में स्कोप कम रहता है, क्योंकि 330 अगर बाकी ऑप्शनल से 10 बच्चे स्कोर कर रहे हैं तो मैथ्स में 50 बच्चे स्कोर कर रहे होंगे, ठीक। तो ये तो था मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक, कि व्हाई वन शुड चूज मैथमेटिक्स ऑप्शनल। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो देखो सिलेबस जो है आपका, टोटल ऑप्शनल के मार्क्स होते हैं 500। दिस 500 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब सर पेपर 1 भी 250 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 भी होता है आपका 250 मार्क्स का। ये तो हो गई मार्किंग स्कीम, दिस इज आर मार्किंग स्कीम। अब इस मार्किंग स्कीम में अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, सर पेपर 1 जो है ये भी डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इसी से लिंक्ड है। पेपर 1 में पहला टॉपिक आप क्या पढ़ते हैं सर, लीनियर अलजेब्रा। सेकेंड टॉपिक कैलकुलस एंड द थर्ड टॉपिक इज योर सॉलिड ज्योमेट्री। ये हो गए 3 टॉपिक पेपर 1 में। अगर पेपर 1 पार्ट 1 में, अगर मैं पेपर 1 पार्ट 2 में चलूं तो टॉपिक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। द फोर्थ टॉपिक इज नथिंग बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ टॉपिक इज योर वेक्टर कैलकुलस एंड द लास्ट टॉपिक इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो ये है मेरा सिलेबस ऑफ पेपर 1, दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 1, ठीक। अब इसमें सर जो लीनियर अलजेब्रा है ये डिवाइड होता है मैट्रिसेस में एंड योर वेक्टर स्पेस, दिस इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेस। अब देखिए 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स ऑप्शनल के फायदे बहुत सारे हैं, बट हाँ ये सबके लिए नहीं रहता। आपका मैथ्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है अगर आप मैथमेटिक्स चूज कर रहे हैं तो। पहला स्टूडेंट वो जिसने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स में, बीएससी या एमएससी, वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन किया है, ये पूरा का पूरा सिलेबस से आप फेमिलियर हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भले आज वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है या नहीं आता है, फेमिलियरिटी का मतलब ये है कि कभी ना कभी इस टॉपिक को पढ़े हैं, ठीक। अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, एटलीस्ट वी हैव अ बेसिक आइडिया, ठीक।
तो ये हो गए पहले स्टूडेंट्स। अगर सेकंड स्टूडेंट्स की बात करूंगा, सेकंड टाइप, वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु हैव डन इंजीनियरिंग। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनका कौन कौन सा टॉपिक फेमिलियर होगा? सर मैट्रिसेस हर कोई पढ़ता है, कैलकुलस हर कोई पढ़ता है, ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े हैं, वो जो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे भी आप मेथड सीखे हो ग्रेजुएशन में, आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में ही, द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, द कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके बाद आता है वेक्टर कैलकुलस से डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये वाला पोर्शन भी आप पढ़ चुके हो। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ये सारे टॉपिक से एटलीस्ट फेमिलियर होते हैं, ठीक, वो एटलीस्ट फेमिलियर होते हैं। और जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं, बट 12th तक के मैथ्स उनका स्ट्रांग था, ठीक, 12th तक के मैथ्स जो था उनका स्ट्रांग था। उनके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज कर रहे हो, तो आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि जो बेसिक कैलकुलस है, लाइक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक, इस चीज में आपको एक सॉलिड कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन के हैं। अगर आप नहीं भी आता आपको, तो आप डिसएडवांटेज में नहीं हो, क्योंकि इसको पढ़ाना मेरा काम है। बट ये सब समझने के लिए जो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसका यूसेज हर जगह होता है, ठीक, इसका जो कैलकुलस का यूसेज है ये हर जगह है, तो ये आपको आना जरूरी है। अगर आप 12th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत डेप्थ पे नहीं, बट हाँ जो बेसिक वाला पार्ट है, कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। तो ये रहा मेरे पेपर 1 का सिलेबस, ठीक। अगर मैं पेपर 2 के सिलेबस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2 सिलेबस, ये भी डिवाइडेड होता है पार्ट 1 एंड योर पार्ट 2। अब देखो सर, पार्ट 1 में पहला टॉपिक यहां पर होता है मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं, ठीक। सेकेंड टॉपिक इज योर रियल एनालिसिस, थर्ड टॉपिक इज योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक, एंड द फोर्थ टॉपिक इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दिस इज योर LPP। ये हो गए आपके 4 टॉपिक्स पेपर 2 पार्ट 1 के। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द 6th टॉपिक इज न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक, न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और लास्ट वन इज योर मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक, मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये हुआ मेरा पेपर 2 का सिलेबस। तो टोटल मेरे पास कितने टॉपिक्स होते हैं? टोटल मेरे पास होते हैं 6 + 7 दैट इज 13 टॉपिक्स, 6 + 7 दैट इज 13 टॉपिक्स, ठीक। तो दिस इज योर पेपर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो सर मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस नहीं पढ़े हैं, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपने बेसिक्स क्लास 12th में देखा है, ठीक, बेसिक्स आपने क्लास 12th में देखा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही, ठीक। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शायद नहीं पढ़े होगे, बट ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, BS गरेवाल किताब फॉलो करते हैं बहुत सारे जगह, ठीक। द RK मेथड, ट्रेपेजियम मेथड, सिम्पसन रूल, ठीक, ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक, आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, देयर आर मल्टीपल मेथड जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला सीखना होता है। तो ये तो है मेरा सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक। अब लास्ट टॉपिक अगर देखेंगे तो ये फिजिक्स वाले टॉपिक्स हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। लोगों को लगता है कि सर ये फिजिक्स है, हमने 11th-12th में पढ़ा है स्टैटिक्स डायनामिक्स। नहीं, देखो ये है तो फिजिक्स का टॉपिक, बट फिजिक्स के कंसेप्ट जो है वो 10% ही है, ठीक। फिजिक्स इसमें 10% है, 90% मैथ्स है, ठीक। और इसको डायरेक्ट मत पढ़ना स्टार्ट करना, सबसे पहला टॉपिक ये नहीं हो सकता, ठीक। जैसे फ्लूइड डायनामिक्स अगर आप देखोगे तो आपको वेक्टर कैलकुलस का आइडिया होना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर इंटरलिंकेजेस होते हैं, तो आपको प्रीवियस टॉपिक्स आना जरूरी है, ठीक। अगर आप देखना चाहते हो कि फ्लूइड डायनामिक्स को कैसे हम कवर कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे स्टडी IQ IS चैनल पे
स्टडी IQ IAS यूट्यूब चैनल पे आपका यहाँ पर सीरीज चल रही है फ्लूइड डायनामिक्स की। आई थिंक 5 या 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, इसमें हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे इस टॉपिक को और बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे, तो आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको टॉपिक्स पता होंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ पे फिट हो रहा है सिलेबस के, कौन सा टॉपिक जो है वो कहाँ पर फिट हो रहा है सिलेबस के। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सर व्हाट इज द पेपर पैटर्न, व्हाट इज द पेपर पैटर्न, ठीक है। पैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस को ही फॉलो करता है। देखिए हर एक पेपर में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4 5। क्या सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं? यूपीएससी का पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ये दोनों पेपर के लिए। क्या यहाँ पर मुझे पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस बनाने होते हैं? आंसर इज नो। ठीक, देखो ये जो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ठीक, ये कहलाता है पार्ट 1 और ये कहलाता है पार्ट 2। दैट मीन्स अगर मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 है वो इन्हीं 3 टॉपिक पे बेस्ड होंगे, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री। अगर मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के कहां से आ रहे हैं? सर मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एलपीपी। ठीक, ये सिग्निफिकेंस है मैंने जिसको कंपार्टमेंटलाइज किया था। अगर मैं पेपर 1 पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 कहां से आएगा सर? ये आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस एंड स्टैटिक्स डायनेमिक्स से। ठीक, तो ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 सिलेबस है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में बाइफरकेटेड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी, दिस क्वेश्चन इज योर कंपलसरी पार्ट। ठीक, सर ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये है कंपलसरी। इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चन, एनी 3। ठीक, टेकिंग एट लीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन, वन फ्रॉम ईच पार्ट। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, आप इन 3 क्वेश्चन को इस तरीके से चूज करेंगे कि हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट से एटलीस्ट एक क्वेश्चन बना रहे हो। मतलब आप पार्ट 1 से एक चूज कर लो, यहां से 2 बना लेना, या तो आप यहां से 2 क्वेश्चन चूज कर लो, यहां से 1 बना देना। ठीक, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट कर लिया और यहां से क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लिया, तो उसका अटेम्प्ट हो गया पूरा। ठीक, 1 और 5 कंपलसरी है और जो बचे हुए 6 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं बाय टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट, बाय टेकिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। ये तो हुआ मेरा पेपर पैटर्न और इसी कारण से सिलेबस को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसी कारण से सिलेबस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, कि क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अप्रोच वन शुड फॉलो व्हाइल स्टडीइंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल। होता क्या है बताऊं, हम लोग एक बार मैथ्स की तैयारी किए रहते हैं IIT JEE प्रिपरेशन के लिए, तो हमें लगता है कि सर वैसे ही कंसेप्ट पे पढ़ना होगा। ठीक, याद रखिएगा देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि सर ये ऑब्जेक्टिव था, इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर। अब ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स होता है 3 या 4। ठीक, आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का कभी नहीं मिलेगा या 20 मार्क्स का। आपको यहाँ पर कितने मार्क्स के मिलेंगे? 3 या 4 मार्क्स के। ठीक, तो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो सिलेबस के किसी भी टॉपिक से फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक, सिलेबस के किसी भी टॉपिक से फ्रेम किए जा सकते हैं। बट अगर मैं मैथ्स ऑप्शनल की बात करूं तो मैथ्स ऑप्शनल में आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैथ्स ऑप्शनल में आपको क्वेश्चन मिलता है 10 मार्कर, 15 मार्कर और कभी कभी 20 मार्कर। तो ये जो होते हैं ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब जो 10 मार्कर है, देखो पढ़ना तो हमें पूरा सिलेबस है, इस 10 मार्कर के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। ठीक, बट अगर मैं 15 और 20 मार्कर की बात करूं तो मेरे पास स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं, वहीं से 15 और 20 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे। हर एक सवाल 15 मार्क्स का नहीं हो सकता। ठीक,
हर एक सवाल 15 मार्क्स का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे के पूरे मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में 2 ही 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 15 और 20 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। सर एक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एक है कैली हैमिल्टन थ्योरम, एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, मैट्रिसेस में मिलेगा, कैलकुलस में मिलेगा, ठीक। उसके बाद से सॉलिड ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथ्स में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको फोकस कहाँ पे रखना है? सर पहले तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे क्योंकि 10 मार्कर, ये 10 मार्कर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं, कंपलसरी वाले क्वेश्चन जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 मुझे अटेम्प्ट करना है। बट जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं, ठीक। हर एक टॉपिक में आपको 3 से 4 स्पेसिफिक सब टॉपिक्स मिलेंगे। टोटल मैथ्स में टॉपिक कितने थे सर? 13 इंटू अगर मैं 4 कर दूं, टेल मी, अगर मैं 13 इंटू 4 कर दूं तो मुझे कितने टॉपिक्स मिल जाएंगे? सर अराउंड 50 टू 60 सब टॉपिक्स, ठीक है, अराउंड 50 टू 60 सब टॉपिक्स। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा वेरिएशन भी रहता है। अब ये जो 50 से 60 सब टॉपिक्स हैं इनपे आपको कैसे प्रिपेयर करना है? कंसेप्ट जो क्लास में सिखाया जाएगा या आप किताब से पढ़ सकते हो, प्लस प्रैक्टिस, सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हर एक सवाल को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, उस मेथड को सीखना, ठीक, उस मेथड को सीखना। अब फिर आपका वर्क क्या होगा? सर इसको रिवाइज करना। जितना रिवीजन करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतना स्कोरिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो मैकेनिकली वर्क करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, आपको पता है क्वेश्चन कहां से आया है, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं वो डिपेंड करता है इस रिवीजन वाले पार्ट पे, क्योंकि मेथड सीखना इज नॉट डिफिकल्ट। सर 2-2 3-3 पन्ने के मेथड्स हैं, बट हाँ वो मेथड फिक्स है, ठीक है, एक ही तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, बट वो सारे मेथड्स याद रखना, ठीक, फॉर दिस 50-60 सब टॉपिक्स। यहीं पर आपका कंसिस्टेंसी का रोल है। अगर आप मैथ्स चूज कर रहे हैं तो आपको इस पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इतना ही कर लोगे तो आपका स्कोर आ जाएगा 330 के अराउंड, बट अगर आप इतना नहीं करते हैं तो फिर मैथ्स में स्कोर करना मुश्किल होगा, ठीक। आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस की भी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होगी रिविजन की। क्योंकि देखो ह्यूमन टेंडेंसी भी ऐसी है कि कोई नई चीज अगर मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, किसी चीज को पहली बार पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। आप मुझे बताना आप एग्री कर रहे हो कि नहीं इस बात से? सर किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को, तो बड़ा अच्छा लगता है, और सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पढ़ना, ठीक। रिवीजन ये वर्ड जितना कहने में आसान है, एक्चुअल में ये इतना डिफिकल्ट है इसको अप्लाई करना, ठीक। तो ये था मेरा मैथ्स का डिस्कशन, ठीक, कि व्हाई दिस इज अ मोस्ट कंसिस्टेंट ऑप्शनल, और इस पे हमने इन पॉइंट्स के अक्रॉस डिस्कशन भी किया। अब आपका टास्क क्या है? सर ये 4 पॉइंट के बाद अगर आप कोई 5th पॉइंट ऐड करना चाहते हो, आप 6th पॉइंट ऐड करना चाहते हो, आप 7th पॉइंट ऐड करना चाहते हो, आप 1 से लेकर 4 वाले पॉइंट का और डिटेल डिस्कशन चाहते हो, ठीक, आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट का डिस्कशन चाहते हैं, ये आप कमेंट में मुझे लिखेंगे, ठीक। क्योंकि फिर मैं डिकोडिंग मैथ्स ऑप्शनल पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, बट ये पार्ट 1 था जिसमें हमने बेसिक चीज़ों का डिस्कशन किया। इट इज़ अवेलेबल इन 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स। सर पहला है गोल्ड मॉड्यूल जिसमें लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन टॉपिक वाइज, ठीक। ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, दिस पीवाईक्यू डिस्कशन इज टॉपिक वाइज, प्लस आपको वैलिडिटी कितने मंथ्स की मिलेगी? 18 मंथ्स की, 1.5 ईयर। तो ये है गोल्ड बैच। बट यही अगर मैं एडवांस बैच की बात करूं, ठीक है, प्लैटिनम बैच, गोल्ड बैच के तो सारे फीचर्स हैं, प्लस आपको मिलेगा एक मेंटोरशिप सपोर्ट, ठीक। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज इस बैच में इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज है 17 सेक्शनल टेस्ट प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक। यू विल गेट 17 सेक्शनल टेस्ट। हर एक टॉपिक को हमने पार्ट्स में ब्रेक किया है ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो 17 सेक्शनल प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट। इसके साथ आपको रिवीजन शीट्स मिलेंगे 17 सब टॉपिक्स के। यू विल गेट रिवीजन शीट ऑफ 17 सब टॉपिक्स, प्लस यहाँ पर जो कोर्स की वैलिडिटी मिलती है ये मिलती है 2.5 ईयर्स की, दैट इज 30 मंथ्स। कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं ankit.tiwari@studyIQ.com, और टेलीग्राम आईडी जहाँ पर मैं अपने मैथ्स के लेक्चर, ठीक है, सिर्फ मैथ्स, स्पेसिफिक मैथ्स के लेक्चर, सीसैट के लिए देयर इज अनदर टेलीग्राम चैनल, बट मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, AT_UPSC_maths, ठीक। चलिए फिर इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।